फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 7 का वाटर चैप्टर से। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। वाटर जो अगर पानी के रूप में दिया हुआ जल के रूप में रहता है, ये डिफरेंस सिनेरियो में आपको देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर सोर्सेस हमारे पास बहुत सारे दिए रहते हैं, पर पानी एक हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और मैक्सिमम अगर देखते हैं वाटर का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वाटर क्या है हमारे, इसके बगैर हम अपनी लाइफ को समझ नहीं सकते हैं। बिना पानी के संभव ही नहीं है कुछ चीज़ का होना। और अगर आप पुराना साइंस से देखते हुए आ रहे होंगे तो आप देखते होंगे पानी का एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो बना रहता है। पानी एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो के रूप में हमारे पास दिया हुआ है। अगर आप रिसोर्सेज को देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास के कई कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सोर्सेज ऑफ वाटर, तो सोर्सेज ऑफ वाटर जो हमारे पास देखें रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर, ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास दे रखे हैं। कहते हैं फ्रेश वाटर सोर्सेज हमारे पास है। रिवर फ्रेश वाटर का सोर्स दिया हुआ है, पॉन्ड फ्रेश वाटर का सोर्स है, स्प्रिंग फ्रेश वाटर का सोर्स है और ग्लेशियर ये पीने के योग्य जो पानी होता है उसके वाटर का सोर्स है। वन अगर हम देखने की कोशिश करें पृथ्वी का 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है वाटर से कवर है, हमें देखने को मिल जाता है। उसके पूरे तरफ देखने की कोशिश करें तो हम पानी देखने को मिलेगा। 75% से ज़्यादा हमें क्या पानी देखने को मिलता है। बट उसमें से अगर हम फ्रेश वाटर का परसेंटेज निकालेंगे बहुत कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास जो देखने को मिलता है वो केवल हमें 4 सोर्सेज से देखने को मिल रहा है। 4 हमारे पास स्रोत दिए हुए हैं जहाँ से हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो पानी यूज किया जाता है वो किसमें होता है, एग्रीकल्चर में। कृषि में सबसे ज्यादा पानी का कंज्यूमेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे होंगे तो क्या कृषि के अंतर्गत ही जल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और अगर हम सैकड़ों साल पहले की कल्पना करेंगे, नदियां एक स्रोत थी, मेन नदियों की नदियां एक स्रोत थी जिसे पीने के योग्य पानी के रूप में या इरिगेशन के रूप में जल का हम संपूर्ण यूज कर पाते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल हमारे वाटर हमारे मेन रिसोर्सेज के रूप में। विदाउट वाटर हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं देखने को मिलते। तो यू शुड नोट डाउन 3-4 आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। 4 जो हमारे पास दिए मेन सोर्स दिए हुए वाटर के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो आपके पास वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है इसके बारे में बता रहे थे। आप जानते ही पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ देखने को मिलता है आपको। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो अपेक्षाकृत के जल का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं टेबल के ऊपर भी ओशन वाटर दिया हुआ है आपको, आइस कैप दे रखी है, ग्राउंड वाटर दे रखा है, लेक वाटर फ्रेश एटमोस्फियर, इनलैंड सी एंड सॉल्ट वाटर दिया हुआ, रिवर, ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ। महासागर, बर्फ छत जो हमारे पास रहती है, भूमिगत जल, झीलें हो गई, सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखने को मिल रहा है वो स्लाइन वाटर का दिया हुआ है 97.3। फ्रेश वाटर के लिए स्लाइन वाटर जो आपको महासागरों के अंदर जल मिल रहा है, ठीक है, नमकीन जल के रूप में मिलता है, पीने योग्य नहीं होता, ये पीने योग्य नहीं होता। तो अगर देखें आप तो ये हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का। सबसे कम जो आपको पानी का प्रतिशत देखने को मिलता है रिवर के थ्रू मिलता है, 0.0001% देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर हो गया, आपके क्यूब्स हो गई, बर्फ के फॉर्म में पड़ा था ग्लेशियर में, फ्रेश वाटर सोर्सेज के रूप में, लेक हो गई आपके समुद्र के बीच में, आपकी बड़े बड़े झीलें बनी हुई होती हैं कहाँ पे, ग्लेशियर एरिया के अंदर, जो हिमखंड वाले भागों के अंदर बनी रहती है, उन झीलों की बात की जा रही है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो हमारा क्या इवोपरेट होकर वाटर चले जाता है ऊपर, रेनफॉल की फॉर्म में गिरता है। झील जो हमारी क्या नमकीन झीलों के रूप में बनती है, लैगूनों की पश्चिम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, बंटवारा हो रखा है जल का, किस तरह से जल का प्रतिशत पाया जा रहा है। और हम उसमें देख रहे हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत जल का देखने को मिला। तो मैंने कहा आपको थर्ड, ठीक है, 3/4 जो भाग हमारा दिख रहा है किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से 1/3 से ज्यादा हमारा पानी से कवर अप एरिया है, कवर हुआ है, पानी से ढका हुआ है। तो भी हमारे पास पीने योग्य पानी का जो प्रतिशत निकाला जाए केवल मात्र जो हमें देखने को मिलता है वो कितना होता है, हमारे पास 3 के आसपास जाता है। 3 आपके पास पानी का प्रतिशत, 3% वाटर हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिल रहा है, ताजे पानी की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। कितना, 3% भाग ही हमें जो मिलता है वो पीने योग्य मिलता है। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि जल जो हमारे पास जल उपलब्ध है वो बहुत समय, बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी दर पे उपलब्ध होता है। बहुत छोटी दर पे क्या होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। और उसके आधार पे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखी है अलग अलग सेक्शन में, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फ्रेश वाटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए फ्रेश वाटर केवल क्या है, ये आपके पास प्रतिशत देखने को मिल रहा है। फ्रेश वाटर का परसेंट क्या देखने को मिल रहा है, ये
आपके पास देखने को मिल रहा है जो 0.2, 0.68, 0.009, 0.019 जो आपके पास मिल रहा है। आइस क्यूब के फॉर्म में जो मिल रहा है ग्लेशियर को 0.2 दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में दिया हुआ है 0.068 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेश वाटर जो आपको मिल रहे हैं लेक की फॉर्म में इनको 0.009 दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर 0.0019 दिया हुआ है, आइलैंड जो आपके सी सागर के आसपास की लेगून लगून 0.009 दिया हुआ है, रिवर के अंदर 0.1। तो 3% आपके पास केवल अप्रोक्सीमेटली अनुमानित 3% भाग ही ताजे पानी फ्रेश वाटर के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये एक समस्यात्मक चीज है, अगर हम उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सामना करना पड़ेगा गंभीर बीमारियों का। ओशन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण, ठीक है। यहाँ पे देखो ओशन के आसपास कई चीजें हैं। जब कभी आप देखते हैं नदी किनारे या समुद्र के आसपास जाते हैं तो आपको देखते हो रेत के टीले पड़े रहते हैं, बालू के टीले पड़े रहते हैं, सीपियां पड़ी रहती हैं, लहरें आती जाती रहती हैं। तो वहाँ उस चलते जब उस रेत पे चलते हैं आप तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है, बड़ा आनंद आता है, मनोरंजन होता है। बीचेस के किनारे, समुद्र के किनारे पे ऐसे रेत के टीले रहते हैं, उसमें आदमी सन बात ले रहा होता है, इस तरह से सिचुएशन में होता है। तो देखते हैं आप बहुत रेत महीन कणों के रूप में पड़ी हुई है, ठंडी हवाएं चल रही है सब। तो ये जो लहरों के थ्रू आई है, बालू हो गया, बालू के टीले बनाए जा रहे हैं, बालू की चीजें बनाई जा रही है, सैंडस्टोन्स बनते चले जाते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, गतिमान रहती हैं और काम करती चली जाती हैं। और इनके काम के संचरण के लिए कुछ तरीके काम करते हैं। एक तो वेव्स हो गई आपकी, ठीक है, वेव्स आपके पास दी रहती हैं तरंगों के रूप में। दूसरी आपके पास दे रहती है टाइड्स हो गई आपके पास में, दूसरी दी हुई है टाइड्स हो गई आपके पास में, और तीसरी चीज है करंट्स, ठीक है। धाराएं हो गई आपके पास, ज्वार भाटा हो गया और तरंगे हो गई। तीन तरह से गतिमान मूवमेंट जो होता है उसको तीन सेक्शन में डिवाइडेड, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, इन तरह से देखने को मिलता है और फॉर्मेशन होता चले जाता है उनका। और फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत तेज गति के साथ होता है। इन तीनों की विशेष भूमिका होती है परिसंचरण के अंतर्गत। जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं ओशन के आसपास, जो घटनाक्रम घट रहा है, परिसंचरण की जो एक्टिविटी है, मूवमेंट और सर्कुलेशन जो चलता है, वो मूवमेंट का जो मेथड है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होकर के काम करता है। तो आइए समझते हैं तीन चीजों को, ये वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स हैं और करंट्स हैं, और किस तरह से ये महासागरीय परिसंचरण मतलब ओशन सर्कुलेशन में किस तरह से हेल्प करती हैं, क्या इनके रोल दिए रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इनको समझ लेंगे, जब आप इनको समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसकी क्या भूमिका, किस प्रकार से वो हमारे लिए लाभप्रद और क्या वो काम करता है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहला शब्द दिया तरंग, वेव्स, तरंगे, देखिए वेव्स क्या होती है, इन्हें समझना जरूरी है। अगर आपने देखा होगा समुद्र के किनारे क्या करती है, तेजी से हवाएं चलती रहती है, ठंडी हवाएं क्या तेज गति के साथ चलती रहती है, तो वो अप डाउनमेंट होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर बनता है। जैसे एक गेंद ऊपर नीचे करती है, गेंद क्या कहते हैं ऊपर नीचे करती है, वैसे समुद्र के आसपास वेव्स ऊपर नीचे करने का काम करती है, इस तरह से ऊपर नीचे करती है। और ये जो मापदंड था उससे अनुमान लगा पाते हैं हम वेव्स का कि अप डाउनमेंट के अंदर ये अप हो रहा है इसका और ये डाउन देखने को मिल रहा है। जितनी गति के साथ ऊपर जाएगी उसी गति के साथ उतनी डेप्थ में जाएगी, उतनी गति के साथ ऊपर उतनी गति के साथ नीचे। तो ये बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग चल रहा है, ऊपर जाने का काम और नीचे आने का काम, ऊपर जाने का काम और नीचे आने का काम जो है बैलेंसिंग के फॉर्म में चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या फॉर्मेटिव होते काम करते रहते हैं और वेव्स ऊपर नीचे करती चली जाती हैं। लहरें जो कहते हैं तरंगे ऊपर नीचे करते हुए चलती हैं। इसका मेन रीजन क्या दिया हुआ है, पवन का चलना, तेज हवाओं के चलने के कारण ऐसा होता है। सुनामी, आपने वर्ड सुना होगा सुनामी, सुनामी इसी प्रकार की एक तरंग के रूप में चलने वाली बड़ी तूफानी हवाएं होती हैं, तेज चलती हैं, जिनको कहते हैं पोताश्रय में चलने वाली, बहुत नुकसानदायक होती हैं काफी। परिणाम स्वरूप कभी कभी अभी जल के उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ ऊपर नीचे करती हैं, सुनामी बहुत तेजी से ऊपर नीचे करती हैं। और इनकी जो हाइट होती है, जो इनकी हाइट हो जाती है वो 15 मीटर से ऊपर चली जाती है, 15 मीटर से ऊपर से। तो वेव बहुत हाई प्रेफरेंस करती है जब ये तेज गति के साथ स्थल के ऊपर चलती है, तेज गति के स्थल के ऊपर आती हैं इस किनारे की तरफ मूवमेंट करते हुए, तो काफी ज्यादा ऊंची हाइट के साथ जब गिरती है तो तोड़फोड़ हो जाती है, कुछ भी चीजों को या अपने संग बहा करके ले जाने की कोशिश करती है। और जब ये तेज गति के साथ चलती है तो
700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इनका गतिमान होता है। अगर आप देखने की कोशिश करें 1907 के टाइम पे सुनामी का पहला इफेक्ट भारत के अंदर देखने को मिला था, और तटीय भाग जो हमारे पास तमिलनाडु के थे उन कोस्टल एरिया के अंदर धनुषकोडी एक जगह पड़ती है उधर पे, तो उसने क्या किया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, उसको पूरे शहर को डुबा दिया समुद्र के अंदर। और इसका इम्पैक्ट कई बार सुनामी का जो इफेक्टेशन होता है, क्योंकि जब जापान से लिया गया तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत भारी मात्रा में तेज हवाओं के कारण भारी भरकम तेजी गति से ये वेव चलती है, तरंगे चलती है। तो आपको क्लियर हो गया तरंगे क्या है, जब पवनों के माध्यम से लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, लहरें का ऊपर नीचे करती है, इस तरह की जो वेव्स में इस तरह की डायग्राम देखकर समझ पाएंगे, ऊपर नीचे घटने, ऊपर जल का ऊपर जाना नीचे उतरना, अप एंड डाउन जो प्रोसीजर होता है इसको कहा जाता है वेव। और ये वेव्स क्या होती है, तेज हवाओं के कारण, कभी कभार तेज हवाओं के कारण भी ये तेज करते, कभी कभी क्या हो गया कि समुद्र के अंदर तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और एनर्जी चैनलाइज हो गई, ठीक है, मूवमेंट बहुत तेज है, इंटरनल फोर्सेस का मूवमेंट बहुत तेज है, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, उसके कारण लहरें बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ चलती हैं, वो भी इसका नतीजा होता है। तो लहरें कहीं ना कहीं कभी कभी हानिकारक रूप भी ले लेती हैं, और ये नाव को चलाने में भी सहायता, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको चलाने में भी सहायता प्रदान करती है, पर भीषण भारी भरकम हवाएं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक तूफान का रूप ले लेती हैं, जिसको सुनामी के नाम से आता है। तो आपको समझ में आ गया तरंगे क्या है, तरंगे ये होती हैं कि जब पवनों के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ विंड्स वेव्स आर अप एंड डाउन जो प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है तरंगे। क्लियर हो गया आप सबको, डायग्राम को ना लें अपने पास में। आप जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर गए हैं अपने पास में वो है टाइड्स, ज्वार भाटा से कहते हैं। टाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास में टाइड का। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है आपको सन, मून और अर्थ की पोजीशन है। अगर टाइड अगर हम देखने को होते ज्वार भाटा तभी हमारे पास उत्पन्न होता है, ये एक दिन में 2 बार आता है, एक दिन में क्या 2 बार आता है, उसका जो डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस होता है वो 12 घंटे का होता है। 12 घंटे के अंतराल में एक दिन के अंदर क्या होता है ये आता है। अगर मान लीजिए सुबह के 6 बजे आया होगा टाइड, तो फिर शाम के 6 बजे वो फिर दोबारा टाइड आती जाती रहती है। तो ये 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन के अंदर 2 बार महासागरीय जल का उठना और फिर नीचे गिरना, उठना और बैठने से कहा जाता है, उठना गिरना, ये जो भी कहा जाता है वर्ड यूज किया जाता है ऊंचाई के साथ, इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। दिन में 2 बार, नियम के अनुसार दिन में 2 बार क्या होता है ज्वार भाटा आता है, दिन में क्या 2 बार ज्वार भाटा आता है हमारे पास में, और बड़े हिस्से के रूप में देखने को मिलता है। और इसमें क्या सन, मून और अर्थ, इन 3 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सन, मून और अर्थ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है सर्वाधिक ज्वार भाटा देखने को मिलता है। अगर सन मून की एक पोजीशन बने जिससे ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बनता है, तभी वो टाइड ऊपर की तरफ जाकर के नीचे की तरफ करती है। और ये एनर्जी के रूप में भी यूज करते हैं, इसको टाइडल एनर्जी के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके ज्वारीय बल के कारण हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करने का काम करते हैं, टरबाइन चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी हेल्प होता है। अगर हम देखें इनकी जब 3 सटीक पोजीशन बनेगी, इनकी तीनों की सटीक पोजीशन बनती है, तब क्या होता है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार तभी उत्पन्न होता है जब सन इस पोजीशन पे हो और मून की पोजीशन बन जाए, तो हमारी लोअर टाइड्स बनती है। सन और मून की जो पोजीशन इस तरह से बन जाती है तो लोअर टाइड्स हमारी बनती है। ये लोअर टाइड्स हमारी क्या कहते हैं, छोटी गुप्त रूप से गिरती है। पर अगर हम बड़ी टाइड्स की बात करें, अगर हम बड़ी टाइड की वृद्ध टाइड की बात करें, पोजीशन बदल जाएगी। उसमें क्या होगा, सन हमारे पास होगा और बीच में जो मून की पोजीशन आ जाती है, यहाँ पे क्या होता है मून आ जाता है, मून बीच में आ जाता है, और क्या होता है सन, मून और अर्थ, ये जो हमारे पास तीनों के सेक्शन बनते हैं, इन तीनों सेक्शन के कारण, इन तीनों चरणों के कारण बड़ी टाइड, बहुत बड़ी टाइड बनकर के आती है। और ये टाइड क्या करती है, पूर्णिमासी का दिन और अमावस्या 2 दिन टाइड्स की बहुत बड़ी हाइट देखने को मिलती है। 2 दिन क्या होती है बड़ी टाइड देखने को मिलती है। शक्तिशाली टाइड जो बहुत पावरफुल टाइड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बनती बिगड़ती रहती हैं। टाइडों का मैंने आपको बताया 12-12 घंटे के अंतराल में ज्वार भाटा आता है, 12-12 घंटे के अंतराल में ज्वार भाटा आता है। और बड़ी टाइड जो लंबी टाइड होती है वो तभी उत्पन्न होंगी जब क्या हो, ये सीक्वेंस बना हुआ होगा। ये सीक्वेंस जब बनेगा सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ इस पोजीशन में हो तो बड़ी टाइड बनती है, या फिर मून इस पोजीशन में चले जाए, ठीक है, सीधा बल ना लग करके क्या बल का चेंज है, सन और ये आ जाएगा, यहाँ से क्या बीच से मून की पोजीशन पीछे चली जाए, बैक पोजीशन पे चले जाएंगे, यहाँ पे बैक पोजीशन पे आ जाता है, मून की पोजीशन बन जाती है। इस पोजीशन के कारण भी आपको देखने को मिलेगा, इस पोजीशन के कारण भी क्या होता है देखने को मिल जाता है। तो ये पोजीशन भी बनने पे भी बड़ी टाइड आती है, और अगर इस पोजीशन पे मून आ जाता है तो भी बड़ी टाइड आ जाती है, बड़ी टाइड्स बन जाती हैं। ये
ध्यान रखें, बड़े टाइड्स बनने के मुख्य कारण ये है। और अमावस्या और पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या और पूर्णिमासी के दिन टाइड बड़े आकार में दिखने को मिलती है। इसमें सीधी सिचुएशन बनेगी, इसमें सीधी अमावस्या जो बनती है या वो पोजीशन बनती है पूर्णिमासी के उस दिन की सीधी पोजीशन बनती है, तब टाइड्स बड़े रूप में आती हैं। इसके फायदे देखिए, टाइड्स के फायदे क्या है। टाइड जब भी आती हैं, लहरें जब भी आती हैं, ये क्या करती हैं, जो तटीय भाग होता है उसकी साफ सफाई करके चली जाती है। बड़े बड़े जहाजों के स्तर को, जल के स्तर को पार लगाने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ नाव हो गई और दूसरी चीजें होती हैं उनको ले जाने के। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त करने में और बिजली उत्पादन में भी इसके कारण फायदा मिलता है। मछली पकड़ने में भी फायदा है। तो टाइड के बहुत फायदे नजर आते हैं हमें। टाइड यूजफुल है टू क्लीनिंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, सी, ओशन, to capture the fishing or the reduction of the production of their parts of the electricity. Some of the part where we have identified the tidal energy as used at the electric generator के रूप में भी काम करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम इनकी पोजीशंस को समझ लें, इनकी पोजीशंस को देख लें, तो टाइड का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास बनकर में आता है। टाइड का इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आ रहा है, सन, मून और अर्थ की पोजीशन का एक इंपॉर्टेंट रूल दिया रहता है। तो आप यह समझ चुके होंगे जो हमारे पास टाइड्स होती हैं, बड़ी टाइड, उच्च ज्वार जो हमारे हैं और निम्न ज्वार बहुत फायदेमंद होते हैं और इसके सन चलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप क्यों उत्पन्न हो रहा है, अर्थ, मून और सन की जो पोजीशन बनती है उससे ग्रेविटेशन फोर्स बनता है, ग्रेविटेशन फोर्स बनती है, उसके कारण टाइड्स क्या होती है, प्रिपेयर होती है, उसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता चले जाता है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा ज्वार भाटा बनने के क्या कारण है। डायग्राम को देख लें, बुक में ही बना हुआ है, फिर भी इसको ध्यान से ड्रॉ कर लेते हैं पास में। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने देखा होगा महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में नियमित पवनें चलती रहती हैं, धाराएं चलती रहती हैं, धाराएं चलती हैं जो नियमित रूप से डेली क्या होती है, वहां पे करंट चलती रहती है। मैंने जो बताया था आपको, इन करंट्स का कारण क्या होता है, टेम्परेचर, क्या तापमान एक मुख्य कारक के रूप में होता है, चलता है। ये ठंडी और गर्म दो ट्रांस होती है, एक वार्म के रूप में, एक कोल्ड के रूप में। दो वेव्स में करंट चलती है हमारे पास में, एक वार्म करंट्स हो गई, एक कोल्ड करंट्स हो गई आपके पास में। ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं, these are the two types of गर्म धारा और ठंडी धाराएं हमारे पास देखने को मिलती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप क्या कर रहे हैं, इक्वेटर से ऊपर की तरफ देखते हैं, 23.5 क्या नॉर्थ और 23.5 साउथ। आप ध्यान देखें, इस चीज का ध्यान रखें। 23.5 नॉर्थ को कहते हैं हम कर्क रेखा और 23.5 साउथ को कहते हैं हम मकर रेखा। इससे अगर हम पोलर रीजन्स की तरफ देखते हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ वार्म करंट चलती है, गर्म धाराएं चलती हैं, ठीक है, गर्म धाराएं चलने का काम हो रहा है। क्या चलती है, वार्म करंट चल रही है आपके पास में। हाँ, इस तरफ जो ये ऊपर की तरफ से इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रही है, वो क्या करेंगे, पोलर रीजन से की तरफ जा रही है, गर्म धाराएं। और जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आती है, पोलर रीजन से इक्वेटर, तो आपका 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ से विंड्स चलती हैं, वो होती है कोल्ड विंड्स। वो क्या होती है, कोल्ड विंड्स होती है। अगर आपने बुक में देखा होगा, एक मैप दिया हुआ है आपको कोल्ड और हॉस्पिटल का, तो वहां पे क्या इन चीजों के बारे में, जो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ विंड्स चलती हैं, जो करंट्स चलती हैं, वो होती है वार्म करंट्स, और जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आती है, टुवर्ड्स द इक्वेटर, वो होती है कोल्ड करंट्स। ये कोल्ड करंट फॉर्मेशन होती हैं हमारे पास, दी रहती हैं, चलती रहती हैं। इसमें एग्जांपल आप देखें, लैब्राडोर, आपको लैब्राडोर एक महासागरीय धारा है जो ठंडी मतलब शीत महासागरीय धारा है। वहीं आपके पास गल्फ स्ट्रीम जो आपके पास दी वो गर्म धारा है। लैब्राडोर जो आपके पास है वो एक ठंडी धारा का उदाहरण है, और गल्फ स्ट्रीम जो आपके पास दी हुई है वो एक गर्म धारा का एग्जाम्पल आपके पास में दिया हुआ है। ये सब टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, उन क्षेत्र के जो तापमान होते हैं उन पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश। जहाँ ठंडी और गर्म धाराएं मिल जाती हैं, जहाँ ठंडी और गर्म धारा दोनों मिलेगी, वहाँ मछली पालन का काम होता है, बहुत तेजी के साथ फिशिंग मिलती है और बहुत ज्यादा इसलिए मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा
कि ज्यादातर मछुआरे उन क्षेत्रों की तरफ मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं जो आपके क्या होता है उन क्षेत्रों के गद्दीगत एरिया के अंदर मिलती है। तो जहाँ पे क्या होंगी सबसे ज्यादा फिशिंग का जो पर्पज होता है वो स्पेशली उन्हीं एरिया के अंदर होता है जो आपके 23.5 से और 23.5 साउथ और नॉर्थ के पास से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ पार्ट की तरफ देखते हैं वहाँ ठंडी और गर्म धाराओं का मेल होता है। जहाँ ठंडी और गर्म धाराओं का मेल हो जाता है वहाँ सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। विश्व की सबसे ज्यादा मछलियां आप देखें जापान नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तटों की तरफ पाई जाती हैं और इन क्षेत्रों की तरफ क्या होता है विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि टाइड्स क्या है, वेव्स क्या है और महासागरीय धाराएं क्या है और क्या क्या सोर्सेज दिए हुए वाटर के। ठीक है, तो आप इन चीजों को बुक से भी देखें, बुक में मानचित्र दिए हुए हैं नदियों के उन चीजों को देख करके आप उसे कंसल्ट करें और ध्यान से करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए और वीडियोस को अंतर रखें। जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए स्पेशली इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इसके थ्रू पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। कमेंट भी कीजिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कोई डाउट होने पे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।